उत्तर प्रदेश ने इस बार वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। सबसे ज़्यादा पौधे उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड के साथ साथ हमारे वन विभाग के कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के मामले में भी एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है और वो रिकॉर्ड है तबादला उद्योग का। वन विभाग में रेंजरों के तबादले को लेकर जो हल्ला मचा है उसमें वृक्षारोपण अभियान के रिकॉर्ड की बात दब गई। बताते हैं कि विभाग की मुखिया रही ममता संजीव दुबे ने रिटायरमेंट के आखिरी दिन 96 रेंजरों के तबादले कर दिए, जिनको लेकर हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि ये सभी तबादले वन मंत्री अरुण सक्सेना के बिना सहमति के किए गए थे। यही वजह है कि वन मंत्री के निर्देश पर शासन ने इन सारे तबादलों को रद्द कर दिया है और विभाग में एक बार फिर पिछले साल की तरह तबादलों को लेकर बवाल मचा हुआ है, पखेड़ा खड़ा है। मंत्री और विभागाध्यक्ष के बीच तबादलों को लेकर लड़ाई अब खुलकर सामने आई है, क्योंकि वन विभाग में वृक्षारोपण पौधरोपण अभियान चल रहा है और सरकार ने सभी विभागों में 30 जून तक तबादले के लिए कट ऑफ डेट निर्धारित की थी। वन विभाग को इसे छोड़ा गया था कि वहाँ अभियान के नाते 30 सितंबर तक तबादले किए जा सकते हैं, लेकिन ममता दुबे चूंकि 31 जुलाई को रिटायर हो रही थी तो उन्होंने 28 जुलाई की रातों रात 96 रेंजरों के बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए। जब ये तबादले हुए तो सुगबुगाहट हुई। वन मंत्री ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की और सीएम की जब हरी झंडी मिली तब इन तबादलों को रद्द करने की सहमति बनी। कहते हैं कि तबादले जो हुए वो संदेह के घेरे में इसलिए आए क्योंकि अभी तबादलों पर सितंबर तक का समय था। 15 अगस्त को अभी वृक्षारोपण अभियान के तहत 5 करोड़ पौधे और लगाए जाने हैं प्रदेश में। ऐसे में सभी अधिकारियों को टास्क दे रखा गया है कि भाई आप अपने अपने जिलों में जगहें चिन्हित करिए, पौधे इकट्ठा करिए और इस अभियान को सफल बनाइए। तो ऐसे में जब एक अभियान चल रहा हो तो वहाँ तबादले की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। ऐसे में ये तबादला जो हुआ ये बताता है कि मैडम को जाने की जल्दी थी, उनका रिटायरमेंट हो रहा था। अब जाने से पहले वो चाहती थी कि कुछ अपने चहेतों को उपकृत कर दिया जाए, कुछ तबादलों की मलाई खा ली जाए। और जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि तबादला एक तरह का उद्योग है जिसमें वसूली होती है, उगाही होती है, मनचाही पोस्टिंग के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं। तो ये तो तबादले की बात रही, लेकिन अगर आप वन विभाग के रेंजरों के स्ट्रक्चर पर नजर डालें तो यहाँ पर करीब 5000 के लगभग पद हैं रेंजरों के और हर साल उसमें 20% तबादले हो सकते हैं। कोई सामान्य बात है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं कि जब एक एक व्यक्ति 25-25, 20-20 साल से एक ही जगह पर तैनात रहा हो और उसको फिर वही तैनाती दी जाए, तब सवाल खड़ा होता है। इन तबादलों में भरपूर मात्रा में बीमारी का हवाला दिया गया है। उस हवाले में कई लोग ऐसे हैं जो 2 साल का समय भी पूरा नहीं किए हैं, जबकि 3 साल से पहले जिले से किसी का तबादला नहीं किया जा सकता। ये सरकार की पॉलिसी है। अब इस पॉलिसी में अगर बीमारी के आधार पर छूट दी गई तो फिर नई जगह पे कर देते, पुरानी जगह भेजने का क्या मतलब था। तो कुल मिलाकर अपना रिटायरमेंट था, उससे पहले कुछ विभाग में अपना हिसाब किताब कर लिया जाए, उसकी जल्दी थी। अभियान तो रिकॉर्ड बनता रहता है, हर साल पेड़ पौधे लगते हैं, लगेंगे, लेकिन बाद में चीज़ें सब निरस्त हो गई। जिसको जो करना था वो तो करके चली गई 31 अगस्त को। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 4-5 सालों से वन विभाग में तबादलों को पर हर साल विवाद होता है और कई बार तो पूरे तबादले निरस्त किए गए। 2016 में भी ऐसे हुआ, 2022 जो पिछला साल गुजरा है उसमें भी सारे तबादले निरस्त किए गए थे। तो ये बड़ी विचित्रता है, क्योंकि ये अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी आते हैं, IAS, IPS और IFS। ये IFS अधिकारी जो हैं ये भी अपने आप को किसी तुर्रम खां से कम नहीं समझते। जब विभागाध्यक्ष बन जाते हैं तो उनको लगता है ये तो हमारा अधिकार है, रेंजरों के तबादले तक का अधिकार विभागाध्यक्ष के पास है, हम करेंगे। इसमें प्रमुख सचिव, ACS या मंत्री कौन होता है? और यही अहंकार और अहम लड़ाई और झगड़े का कारण बनता है।
भाई चोरी और सीना चोरी ये दोनों एक साथ नहीं चलेगी। कहते हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर ब्यूरोक्रेसी का बस चले तो वो कभी रिटायर ना हो, उसकी ख्वाहिशें खत्म ही नहीं होती हैं। 30 साल 35 साल 40 साल देश की सबसे बड़ी सेवा में रहकर, IAS रहकर, तमाम सारी सुविधाओं को भोग करने के बाद भी लोगों का दिल भरता ही नहीं। रिटायर होने के बाद उनका मन छटपटाता है कि फिर कहीं जुगाड़ मिल जाए और सरकारी तंत्र में और सरकारी सुविधाओं का मौज और लाभ उठाया जाए। यूपी के जो IAS अफसर हैं वो रिटायरमेंट के बाद पद का जुगाड़ करने में पूरे समय लगे रहते हैं। जब वो नौकरी में रहते हैं तब तो फिर राजा खुद रहते हैं, उनको कोई परवाह नहीं रहती, सारी सुविधाएं रहती हैं, गाड़ी बंगला नौकर चाकर। लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाता है तब उनको अपनी जेब में हाथ डालना पड़ता है, तो बड़ी उनको तकलीफ होती है। बंगला भी छोटा हो जाता है, भाई सरकारी रहते नहीं, अपने घर में जाओ या किराए पे रहो। गाड़ी भी सरकारी हट जाती है, तेल भी अपने पैसे से भराना पड़ता है। तो जो IAS अफसर रिटायर हो जाते हैं ACS रैंक से या प्रमुख सचिव से, वो सोचते हैं कोई जुगाड़ करो कि रिटायरमेंट के बाद फिर कोई बड़ा पद मार दो और 4-5 साल के लिए, जिससे कि फिर व्यवस्था हो जाए, फिर 65-70 के करीब जब उम्र पहुंचेगी फिर कोई रास्ता खोजा जाएगा। लेकिन अभी जब तक अवसर है कोशिश करते रहो। आज हम आपको ऐसे ही 2 मुद्दों पर लेकर चलेंगे। बात यूपी के 2 बड़े संस्थानों की है जिनमें चेयरमैन बनने के लिए मारामारी चल रही है, और मारामारी वो लोगों में है जो 30-30 40-40 साल की सेवा पूरी करके रिटायर हो गए हैं, जो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, बहुत बड़े बड़े विभागों के मुखिया रहे। अब आखिरी वक्त में 60 साल बाद वो घर में चैन से बैठने को तैयार नहीं है। पहला संस्थान है रेरा, दूसरा है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। दोनों जगह चेयरमैन के पद खाली हैं। इन पदों पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की नज़र लगी हुई है। चूंकि अरविंद कुमार जो विद्युत नियामक आयोग में चले गए, वहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन अरविंद कुमार का चयन जब से वहाँ हुआ तो वहाँ का झंझट खत्म हुआ। अब ये बचा रेरा और UPCB। तो रेरा के लिए आधा दर्जन IAS अफसर लाइन में है कि उनको किसी तरह से वहाँ पर पद मिल जाए। सूत्रों का कहना है कि सरकार संजय भूस रेड्डी को यूपी रेरा का चेयरमैन बनाना चाहती है और डिम्पल वर्मा को भी उसमें जाना है। अब उन दोनों में लड़ाई चल रही है, रसाकसी है, इंटरव्यू भी हुआ है अभी चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में। तो भूस रेड्डी को सरकार संभवतः चेयरमैन बनाएगी और डिम्पल वर्मा को मेंबर बनाया जाएगा, और दोनों एक ही 1989 बैच के IAS अफसर हैं। हाँ, संजीव मित्तल जो इस समय चेयरमैन है रेवेन्यू बोर्ड के, उनका अगस्त में रिटायरमेंट है, इसी महीने का आखिरी में। वो उन्होंने भी आवेदन कर रखा है, लेकिन यहाँ बाजी भूस रेड्डी मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनको अगला चेयरमैन बनना लगभग तय है। क्यों? भूस रेड्डी ने अपनी छवि बनाई कि वो बहुत ईमानदार अफसर हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब वो आबकारी के अपर मुख्य सचिव रहे तो उन्होंने रेवेन्यू बहुत बढ़ा दिया, सरकार को बड़ा लाभ हुआ। कोरोना काल में भी खूब शराबी की, वहाँ भी बहुत फायदा हुआ। जब सरकार के पास इनकम का स्रोत नहीं था तब भी भूस रेड्डी का विभाग बड़ा सहारा बना सरकार का। जब जब सरकार लड़खड़ाई तब तब शराब महकमे ने उसको सहारा दिया। तो रेवेन्यू भाई इतना देने वाले महकमे के अफसर रिटायर हो गए तो इन्हें इनाम देना तो बनता है। अब वो पद अगर मार ले जाएंगे, डिम्पल वर्मा को संतोष करना पड़ेगा मेंबर पद से, ऐसा लोग बता रहे हैं। दूसरी ओर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन का पद है। हालांकि ये पद हमेशा राजनीतिक लोगों को मिलता रहा है, जो मंत्री नहीं बन पाए उन लोगों के लिए पद दिए जाते हैं, तो जो सरकार के बेहद निकट होते हैं, मुख्यमंत्रियों के करीबी लोग होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पद है। अब इस राजनीतिक पद पर भी अफसरों की निगाह है, रिटायर्ड अफसरों की। और दिल्ली से ऊर्जा सचिव से पद से रिटायर हुए 1988 बैच के IAS अफसर आलोक कुमार, वो भी जो है उनकी CV लगी हुई है चेयरमैन बनने के लिए, उनकी भी कोशिश चल रही है। आलोक कुमार के बारे में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पावर कारपोरेशन में यूपी में जब वो चेयरमैन थे तो एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया, 4000 करोड़ का PF घोटाला, और उसमें वो फंसे थे। CBI जांच भी हो रही है उसकी। लेकिन भाई बड़े अफसरों को सौखून माफ है, चाहे इतना घोटाला घपला हो जाए।
अब वो रिटायर हो गए हैं, उनके लिए भी कुछ लॉबिंग चल रही है। भूस रेड्डी के बाद अगर दूसरी किसी की लॉटरी लगेगी तो आलोक कुमार की लग सकती है, वो भी एक बड़ा पद पाने के लिए उत्तर प्रदेश में तड़प रहे हैं। तो आप देखिए कि जिसको पूरी जिंदगी सुविधाओं से लैस रहा हो, जो वो आखिरी वक्त में भी उनको छोड़ने को तैयार नहीं है, उसे पद चाहिए। ये ब्यूरोक्रेट्स का हमारे यहाँ बड़ी कमजोरी है और यही कमजोरी उन्हें सरकार के सामने बार बार झुकने के लिए मजबूर करती है। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में एक गुरु और एक चेला, इनकी जो जोड़ी है वो बड़ी मशहूर हुई है। दोनों की अपनी ईमानदारी की कहानियां भी बड़ी मशहूर है और दोनों इसके लिए बड़ा डंका भी पीटते थे। हालांकि गुरुजी तो बड़े बेआबरू होकर बिजली विभाग से विदा हो गए हैं और गुमनाम विभाग में डाले गए हैं, लेकिन उनके चेले अब भी मौजूद हैं। हालांकि उन पर भी तलवार लटके रही है, ज़्यादा दिन चेला की सुरक्षित नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल वो हैं। बात बिजली विभाग के चेयरमैन रहे एम देवराज और एमडी मध्यांचल भवानी सिंह खंगारौत की। देवराज की तरह ही खंगारौत भी ईमानदारी का झंडा लिए घूमते हैं। अपने आप को स्वयंभू घोषित कर रखा है कि देवराज के बाद बिजली महकमे में वो एक ईमानदार एमडी हैं, बाकी सब वैसे हैं। हालांकि इस ईमानदारी की आड़ में खंगारौत ने अपने कई चहेतों को, भ्रष्टाचारियों को कई बड़े बड़े इनाम देकर, बड़े बड़े पद देकर नवाजा है और उसकी कलई भी कई बार लगातार खुलती भी रही है। और जब जब कलई खुली तब तब खंगारौत को अपना फैसला पलटना पड़ा, यानी उन अफसरों पर कार्रवाई करनी पड़ी, उनसे वो पद छीनना पड़ा। इतना ही नहीं, खंगारौत जो अपने आप को व्हाइट कॉलर अफसर बताते हैं, उनकी कई बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का उन पर आरोप है। आरोप इसलिए है कि खंगारौत तमाम सारे नियम कानून को ताक पर रखकर बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े बड़े टेंडर बनवाते हैं। एक उदाहरण ये है कि मैन पावर पर संविदा के जो टेंडर होते हैं यूपीपीसीएल में, उसका नियम यूपीपीसीएल ने बनाया है कि जो टेंडर होंगे उसमें एक कंपनी को अधिकतम 7 सर्किल का काम दिया जा सकता है। लेकिन मध्यांचल के एमडी खंगारौत ने बेसिल नाम की एक कंपनी को 7 नहीं 12 सर्किलों का टेंडर दे रखा है। कैसे? उसके पीछे भी एक लॉजिक है, जुगाड़ है। जब टेंडर हुए थे 2018 में, तब बेसिल के पास 5 सर्किलों का टेंडर था। कोई कंपनी 7 पा सकती है। 5 सर्किलें अकबरपुर, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव ये थी जो वहाँ थी। एक ओरियन कंपनी थी, उसके पास 7 सर्किलों का टेंडर था, उसके पास भी, लेकिन वो काम नहीं कर पाई और ब्लैकलिस्ट हो गई। वो यहाँ भी करती है और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में भी उसके पास काम था। तो जो ओरियन कंपनी का काम था 7, वो खंगारौत ने बिना टेंडर कराए वो सारे काम उठाकर बेसिल कंपनी को अलॉट कर दिया, जबकि एक कंपनी 7 से ज़्यादा काम नहीं ले सकती। ऐसे में बेसिल के पास 5 पहले से था, 7 बाद में आया, 12 बड़े काम बेसिल के पास हो गए जो यूपीपीसीएल के नियमों का उल्लंघन है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में इसी ओरियन कंपनी के जो काम निरस्त हुए थे, वो ऐसे लोगों को दिए गए हैं जिनके पास 7 काम से ज़्यादा नहीं है। आप देखिए 2 डिस्कॉम्स में किस तरह से एक कंपनी के कामों का वितरण हुआ। क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि बेसिल पर भवानी सिंह खंगारौत ने इतनी मेहरबानी क्यों की, और बेसिल कंपनी जो संविदा पर काम कर रही है मैन पावर का, उसके कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट प्रतिशत कितना है? क्योंकि मध्यांचल में जो और कंपनियां हैं, कोई 3%, कोई 4%, कोई 5% प्रॉफिट पर काम कर रहा है, लेकिन बेसिल का जो प्रॉफिट है परसेंटेज, वो सबसे ज़्यादा है कमीशन का। तो इससे भी सरकार को काफ़ी बड़ी चोट लगती है रेवेन्यू की। इसकी भी एक जांच होनी चाहिए। दूसरा मामला आइए आप, भवानी सिंह खंगारौत जो खुद को बहुत ईमानदार बताते हैं, वो मध्यांचल में छोटे ठेकेदारों को खत्म कर देने पर आमादा हैं। किसी बड़ी कंपनी को
फायदा पहुंचाने के लिए खंगारौत में सर्किलों से जो टेंडर होते हैं मैन पावर के, उनको उठाकर अब जोन स्तर पर कर दिया है। यानी कि जो एसी के लेवल पे टेंडर होते थे, अब वो चीफ इंजीनियर टेंडर करेंगे। मध्यांचल में कुल 6 जोन हैं और एक जोन में 4-4, 5-5 सर्किलें आती हैं। अगर एक सर्किल में 30-40 करोड़ का टेंडर निकला और 5 सर्किल मतलब 200 करोड़ का टेंडर हो गया, तो जब छोटा ठेकेदार इतना बड़ा काम ही नहीं किए रहेगा तो वो टेंडर डालेगा कहाँ से 200 करोड़ का। इस माने की स्थिति साफ है कि किसी बड़े को लाभ पहुंचाना है, किसी बड़ी कंपनी को लेके आना है, और बड़ी कंपनियां एक बार में चुपचाप हिसाब किताब हो जाता है, उसमें न शोर शराबा भी नहीं मचता है। तो भाई जब इस तरह के काम करने हैं और छोटे लोगों को निपटाना है तो आपकी ईमानदारी किस काम की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिजली विभाग के 5 डिस्काम हैं, कहीं भी जोन स्तर पर टेंडर नहीं है, खाली मध्यांचल में हो रहा है। क्यों हो रहा है वो हर कोई जानता है। तो ये ईमानदार अफसरों की कहानियां हैं और आप इनके कारनामों की सरकार को जांच करानी चाहिए, क्योंकि गुरु चले गए इनके देवराज जी। अब जो चेले ने किया है वो अतीत मिटने वाला तो है नहीं, वो भी सामने है। और सबसे बड़ी बात, तबादला पोस्टिंग मध्यांचल में कैसे हो रहे हैं, गर्ग कौन है जो खंगारौत के बहुत करीबी हैं, जिनकी इच्छा के बिना कोई ट्रांसफर नहीं होते हैं। ऐसे ईमानदार अफसर जो बेईमानों को अपने आसपास रखते हैं, भ्रष्टाचार के कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, वो काहे कि ईमानदार हो गए, वो कब से ईमानदार हो गए। और उनको अगर वो इतने ईमानदार हैं तो इन मुद्दों की उनके लिए जांच भी होनी चाहिए। वो कितने दिन बचे रहेंगे, आज नहीं तो कल उनको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता से जुड़ा महकमा है। जनता की काली कमाई लगी है बिजली महकमे में, और उसकी कमाई के लूटने वालों पर कार्रवाई आज नहीं तो कल जरूर होगी। हमारे यहाँ देखिए एक बहुत परंपरा है पुरानी कि जब बड़े रुपया पैसा और बड़ी बड़ी संपत्ति लूट रहे हो तो छोटे जो होते हैं वो छोटा मोटा पुरस्कार भी लूट लेते हैं। अफसर बहुत महान महान है अपने उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी भी बहुत महान है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो पुरस्कारों के लूट से जुड़ी हुई है। यानी कि कोई आयोजन हो और कर्मचारी ही पुरस्कार लूट ले। उद्यान विभाग में एक ऐसा कारनामा हुआ है उत्तर प्रदेश के, जहां पर कर्मचारियों ने किसान बनकर पुरस्कार झटक लिए और सरकार चुपचाप देखती रह गई। मामला जो है आम महोत्सव से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में हर साल बहुत धूमधाम से आम का महोत्सव मनाया जाता है, और अभी 14 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम में सीएम के साथ साथ उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी किसानों को पुरस्कार बांटे। चूंकि आम उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पुरस्कार देती है, उन्हें प्रोत्साहन राशि देती है, और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कार्यक्रम रहने से उनका उत्साह बढ़ता है। किसानों को भी लगता है कि प्रदेश का मुखिया हमको सामने से सम्मानित कर रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो पुरस्कार किसानों को अच्छे आम उत्पादन के लिए, अच्छी कैटेगरी के श्रेणी के पौधे पैदा करने के लिए मिलने चाहिए थे, उन पुरस्कारों को कर्मचारियों ने झटक लिया। वो किसान बन के कर्मचारी